नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुरेश जी के ट्रिक पर। आज हम एक नया विषय प्रारंभ करेंगे। तो आज हम इतिहास के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? इतिहास के बारे में। आज तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो उसमें हम इतिहास के वो एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें इतिहास के बारे में क्या पढ़ना है। तो देखते हैं सबसे पहले इतिहास क्या होता है। इतिहास की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा इति प्लस हास। इस नाम से स्पष्ट है कि इतिहास का अर्थ होता है अतीत की जानकारी प्राप्त करने वाला। या हम इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि जो भी अतीत में हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ था या निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जिस भी घटना का अध्ययन करते हैं वो इतिहास में हुई थी, इसीलिए इसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ ध्यान में होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा हुआ था। तो यह हमें इतिहास का शाब्दिक अर्थ है, इसके बारे में ध्यान में होना चाहिए। अब बात करते हैं जो हमें पढ़ना है इतिहास विषय। तो इतिहास विषय की बात करते हैं कि ऐसा विषय जो हमें अतीत की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है या जानकारी देता है, उसे हम इतिहास कहेंगे। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि ऐसा विषय जो हमें अतीत की घटनाओं से परिचित करवाए, इतिहास कहलाता है। यह होगी हमारे इतिहास की डेफिनेशन और इतिहास का मतलब कि इतिहास कहते किसे हैं। अब बात करते हैं हम इतिहास की डेफिनेशन तो देख ली, तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जिन सोर्सों या माध्यमों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान में रखना कि जिन साधनों या सोर्सों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उन्हें हम ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य कहते हैं। तो यह बात भी नोट कर लेते हैं कि वे साधन जिनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य कहलाते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य। तो यह बात हमें इतिहास के बारे में ध्यान में होनी चाहिए कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ तो होता है बिल्कुल ऐसा हुआ था, और वह विषय जो हमें अतीत की घटनाओं की जानकारी देता है इतिहास कहलाता है, तथा वे साधन जिनके द्वारा हमें अतीत की या इतिहास की जानकारी मिलती है वो ऐतिहासिक प्रमाण कहलाते हैं। अब रही बात ऐतिहासिक प्रमाणों की, तो ऐतिहासिक प्रमाण कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बिंदुवत अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आगे जो हमारे हैं ऐतिहासिक प्रमाण, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य। ऐतिहासिक प्रमाण और साक्ष्यों में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो खुदाई से प्राप्त होने वाले साक्ष्य या प्रमाण है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो खुदाई के दौरान
प्राप्त होने वाले साक्ष्य। इन साक्ष्यों से क्या है कि जो खुदाई के द्वारा जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी तो मिलती है, लेकिन इन साक्ष्यों से हम यह स्पष्ट नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस जो खुदाई के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें, उनसे हम सिर्फ इतिहास का अनुमान लगा सकते हैं या अंदाज लगा सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना कि जो खुदाई के दौरान साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनसे हम सिर्फ इतिहास का अंदाजा लगा सकते हैं, प्रमाणिक रूप से हम नहीं कह सकते कि यह ऐसा हुआ था। उदाहरण के लिए हम सब समझ सकते हैं कि कोई सभ्यता है, उस सभ्यता से हमें जो ये गेहूं प्राप्त हुए हैं, तो हम तो आज के हिसाब से कहेंगे कि वो गेहूं खाने के काम में लेते थे, लेकिन उस समय वो क्या काम में लेते थे गेहूं का, तो वो हमें पता नहीं, इसलिए हमने तो सिर्फ अनुमान लगाए आज के हिसाब से कि खाने में प्रयोग लेते थे गेहूं को। तो इस प्रकार खुदाई से हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनसे हम सिर्फ इतिहास का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि इन साक्ष्यों से हम सिर्फ इतिहास का अनुमान लगा सकते हैं, अर्थात स्पष्ट नहीं कह सकते। तो ये बात हुई हमें खुदाई के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में। अगले जो हमारे ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य हैं वो है अभिलेख। तो देखते हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेख तो बात करते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं और किसे कहा जाता है अभिलेख। तो किसी स्थान से हमें जो लिखित में कोई ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य मिलता है उन्हें हम अभिलेख के रूप में देखते हैं। सरल भाषा में समझ सकते हैं कि कोई भी हमें अगर इतिहास के बारे में लिखित जानकारी मिलती है तो उन्हें हम अभिलेखों में मानते हैं। और अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। अभिलेख शिलालेख के रूप में हो सकते हैं, अभिलेख स्तंभ लेख के रूप में हो सकते हैं, अभिलेख ताम्रपत्र के रूप में हो सकते हैं, और अभिलेख प्रशस्ति के रूप में भी हो सकते हैं, या कोई पुस्तकों के रूप में भी जो लिखित है उन्हें भी हम अभिलेख में सम्मिलित करते हैं। तो देखते हैं अभिलेख के बारे में। इन बिंदुओं को हम नोट कर लेते हैं कि किसी स्थान से प्राप्त लिखित साक्ष्यों को अभिलेखों में सम्मिलित करते हैं। तो अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, उनमें से देखते हैं। एक नंबर शिलालेख के रूप में हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। शिलालेख है वो शिलाओं पर अंकित होते हैं, या कह सकते हैं शिला पर जो साक्ष्य वो लिखे होते हैं। शिलालेख, स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों में क्या होता है, जो कोई स्तंभ या कह सकते हैं खंबा या पिलर, उस पर जो ये ऐतिहासिक प्रमाण की जानकारी है, इतिहास की कोई भी जानकारी वो लिखित होती है, इसलिए हमें इसे स्तंभ लेख कहेंगे। अगला हमारा है ताम्रपत्र। तो प्राचीन समय में क्या है कि लेखन शैली ज्यादा विकसित नहीं थी आज के मुकाबले, तो उस समय ताम्रपत्रों पर जो लिखने का कार्य वो किया जाता था। अगला हमारा है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति होती है कोई, जो प्राचीन समय में राजा महाराजा होते थे, वो जैसे कोई स्थान पर कोई निर्माण कार्य करवाते हैं तो उस पर अपनी प्रशस्ति लगवाते थे, या उस कह सकते हैं जैसे कोई कुआं बनवाया तो कुएं पर अपनी एक
लिखित रूप में प्रशस्ति लगवाते थे, उसमें या तो उस कुएं की जानकारी देते थे या कोई अपनी वंशावली वगैरह देते थे, तो उसे हम प्रशस्ति में लिखते हैं। तो यह बात हुई खुदाई के दौरान प्राप्त हुए साक्ष्यों की और प्रशस्ति की। तो अब एक नोट लगाकर और लिख लीजिए कि यहीं पर लिख लेते हैं, भारत में अभिलेखों का जनक तो बताइए कि भारत में अभिलेखों का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में अभिलेखों का जनक सम्राट अशोक को मानते हैं। किसको मानते हैं? सम्राट अशोक को। तो यह भी ध्यान में होना चाहिए, अशोक। ये यहां तक नोट कर लीजिए। अब जो आगे हमारे ऐतिहासिक प्रमाण है हम उनकी चर्चा करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अगला हमारा ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य है वो है सिक्के एवं मुहरें। सिक्के एवं मुहरें। तो देखते हैं सिक्के एवं मोहरों से हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। आप सभी ने जो वर्तमान में हमारे देश में प्रचलित है वो 5 का सिक्का, उसके बारे में तो देखा ही होगा। पीछे जो है वो अशोक स्तंभ अंकित है, आगे सन वगैरह लिखे हुए हैं। तो उनसे हमें कैसे जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में? प्राचीन समय में क्या होता था, राजा महाराजा है वो अपने नाम के सिक्के या अपने जो शासन काल है उससे संबंधित सिक्के चलाते थे। तो उन सिक्कों से हमें जो वो राजा महाराजा हैं उनकी जानकारी मिलती है। जैसे हमने मेवाड़ वंश में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो बप्पा रावल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो उनमें दिखाया गया है कि वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। उससे पता चलता है कि वो एक जो मेवाड़ वाले हैं वो एक लिंगनाथ जी की पूजा करते हैं, उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। इस प्रकार से हमें सिक्कों और मोहरों से जो उन पर अंकित होते हैं उनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि इन सिक्कों और मोहरों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, इनसे भी इतिहास की कुछ जानकारी मिलती है। तो यह बात हो गई हमारे सिक्कों और मोहरों की। अगला जो हमारा ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य के रूप में हम देखते हैं वो है आत्मकथा व जीवनियां। आत्मकथा व जीवनियां। सबसे पहले बात करते हैं कि आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के द्वारा लिखित जो उसके जीवन से संबंधित बातें होते हैं वो आत्मकथा होती है, अर्थात स्वयं द्वारा लिखित, स्वयं द्वारा लिखित। और ये जो जीवनियां होती है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, तो दूसरे द्वारा लिखित। अब देखते हैं हमें कि आत्मकथा व जीवनियों से है वो कैसे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मकथा की। तो आत्मकथा में जो राजा महाराजा होते हैं वो प्राचीन समय में लेखन कार्य तो करते ही थे, तो वो अपने जो जीवन की जो बातें हैं जीवन के बारे में उस आत्मकथा या अपनी पुस्तक में लिखते थे। तो वो वर्तमान में हमें प्राप्त हुई है, तो उनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और जीवनियों में भी राजा महाराजा है वो अपने दरबार में कवियों या लेखकों को लिखते रखते थे। तो वो लेखक और जो कवि है वो राजा महाराजाओं की जो जीवन के बारे में है उनके जो लेखन कार्य करते थे, इसलिए आत्मकथा व जीवनियों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला हमारा जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो है यात्रा वृत्तांत। तो देखते हैं यात्रा वृत्तांत के बारे में क्या है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। तो बात करते हैं हम यात्रा वृत्तांत की। यात्रा वृत्तांत होता है ये
जैसे कि कोई विदेशी यात्री है, हम इतिहास में पढ़ेंगे चीनी यात्री भारत आए हैं यात्रा भ्रमण के लिए, तो उनके अलावा कई और विदेशी भी भारत आए हैं। तो जो वो विदेशी यात्री भारत आए थे तो उन्होंने भारत में आकर यहाँ पर क्या देखा, कैसा अनुभव किया, यहाँ की राज व्यवस्था देखी, राजा महाराजाओं की अर्थव्यवस्था देखी, तो उसके बारे में वो अपने यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं, जिससे हमें आज इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि विदेशियों द्वारा अपनी यात्रा पर आए जो यात्रा का अनुभव है उसका वर्णन इन यात्रा वृत्तांतों में मिलता है, जिसके कारण हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये हम नोट कर लेते हैं कि विदेशियों का भारत यात्रा का अनुभव, भारत यात्रा के अनुभव से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगला हमारा ऐतिहासिक जो प्रमाण या साक्ष्य है उसमें हम देखेंगे प्रसिद्ध ग्रंथ व पुस्तकें, उनके बारे में। प्रसिद्ध ग्रंथ व पुस्तकें, प्रसिद्ध ग्रंथ व पुस्तकें। तो जो ये प्रसिद्ध ग्रंथ व पुस्तकें हैं, इनसे हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। प्राचीन समय में आपको पता है पुस्तक के लिखने का तो चलन था ही, तो उसी क्रम में हम बात करते हैं कि जो हमारे एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं कल्हण, जिनका नाम है कल्हण, और जो कल्हण द्वारा लिखित एक पुस्तक है राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी पुस्तक में हमें क्या मिलता है? उस राजतरंगिणी पुस्तक में हमें जो कश्मीर है उसके इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये हो गया ना कि हमें उससे इतिहास की जानकारी मिल गई। दूसरा उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो चाणक्य थे जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था, उनकी एक पुस्तक है, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र पुस्तक में हमें क्या मिलता है? जो मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था है उस या अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी हमें उस कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलती है। तो यह बात हम नोट कर लेते हैं कि कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी में हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो पीछे क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में कि जो ये है कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है। तो ध्यान में रखना कि कल्हण द्वारा रचित जो ये राजतरंगिणी पुस्तक है इसमें हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा है वो है कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में हमें क्या जानकारी मिलती है? इस अर्थशास्त्र में तो हमें जो मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था है उसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलती है। क्वेश्चन आ जाए कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता, तो ध्यान में रखना चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता है। तो चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में हमें
मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो यह बात हमें जो हमारे ऐतिहासिक प्रमाण है उनके बारे में ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर या ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर जो हमारा इतिहास है उसको 3 भागों में वर्गीकरण किया है। तो अब देखते हैं हम इतिहास का जो वर्गीकरण है उसके बारे में। तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है कालक्रम के आधार पर। तो उन देखते हैं इतिहास का वर्गीकरण। ये है हमारा इतिहास और हमने इस इतिहास को 3 भागों में बांट रखे। कितने भागों में? 3 भागों में। तो देखते हैं एक एक करके तीनों भागों के बारे में। तो पहला हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। तो देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हमारा है आद्य प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आद्य प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य प्रागैतिहासिक काल। और जो हमारा इतिहास का तीसरा भाग है वो है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक तो ये तो हमारा हो गया इतिहास का वर्गीकरण। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐतिहासिक काल क्या है। तो देखते हैं हम ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल में हमें जो इतिहास है उसकी प्रमाणिक जानकारी मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें जो एकदम स्पष्ट और प्रमाणिक इतिहास है उसकी जानकारी हमें ऐतिहासिक काल में मिलती है। तो यह बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि इस काल में हमें प्रमाणिक इतिहास मिलता है। तो ये हुआ हमारा ऐतिहासिक काल। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। किसके बारे में? प्राग ऐतिहासिक काल में। तो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें क्या होता है? इस प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य के साथ साथ इतिहास का भी विकास हो रहा था। अर्थात कि हम मनुष्य को इतिहास पढ़ेंगे तो मनुष्य के साथ इतिहास का विकास होगा। तो इसलिए इस काल में ना तो ज्यादा इतिहास का विकास हुआ था और ना ही मनुष्य का। तो हम लिख सकते हैं कि इस काल में इतिहास के साथ साथ इस काल में मनुष्य के साथ साथ इतिहास का भी विकास हो रहा था। तो यह बात हमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। अगला जो हमारा इतिहास का वर्गीकरण में है आद्य प्राग ऐतिहासिक काल। तो देखते हैं आद्य प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि जो ये आद्य प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें हमें इतिहास की जानकारी तो मिलती है लेकिन इतिहास की जानकारी हमें प्रमाणिक रूप से नहीं मिलती या स्पष्ट इतिहास की जानकारी नहीं मिलती। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि आद्य प्राग ऐतिहासिक काल में जो इतिहास की जानकारी है वो स्पष्ट या प्रमाणिक नहीं मिलती। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि इस काल में इतिहास की जानकारी स्पष्ट व प्रमाणिक नहीं
मिलती है। ठीक है, तो इस आद्य प्राग ऐतिहासिक काल का हम उदाहरण समझ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो उदाहरण का अर्थ है कि हमें जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें इतिहास की जानकारी तो मिलती है, लेकिन इसका इतिहास अधूरा है, यानी अप्रमाणिक इतिहास मिलता है। तो यह बात कर ली हमने जो हमारे इतिहास के काल है उनकी, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन आ जाए कि हमें प्रमाणिक इतिहास की जानकारी किस काल में मिलती है, तो ध्यान में रखना ऐतिहासिक काल में प्रमाणिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसे नोट कर लीजिए। यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये तो देखा हमने इतिहास का वर्गीकरण। हमें जो हमारा मुख्य फोकस बिंदु है वो है भारत का इतिहास। तो अब हम बात करते हैं जो भारत का इतिहास है उसको भी वर्गीकृत किया गया है, तो उसका भी वर्गीकरण हम देखते हैं। तो भारत का इतिहास, इस भारत के इतिहास को भी आप सभी को पता है 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो चर्चा करते हैं इसके। 3 भाग है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और तीसरा है वो आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत की। ये प्राचीन भारत क्या है और इस प्राचीन भारत में हमें किसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो जो ये प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत में हम सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? सभ्यताओं का। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये प्राचीन भारत है इसमें हम सभ्यताओं से लेकर जो हमारा है 1750 जो हमारा 1750 है जो सभ्यताओं तक है उसका अध्ययन हम इस प्राचीन भारत में करेंगे। अर्थात इस प्राचीन भारत में हम जो प्राचीन सभ्यता है वहां से लेकर 1206 ईस्वी तक का अध्ययन इस प्राचीन भारत में करेंगे। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि इसमें सभ्यताओं से लेकर 1206 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि हम प्राचीन भारत में जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं वहां सभ्यताओं से लेकर 1206 तक का अध्ययन प्राचीन भारत में करेंगे। अगला हमारा आता है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हम जो हमारी 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो उस दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर हम 1707 ईस्वी तक का अध्ययन है वो मध्यकालीन भारत में करेंगे। इस मध्यकालीन भारत में हम देखेंगे जो ये मुगलिया सल्तनत है उसका भी अध्ययन इसी में करेंगे, जो गुलाम वंश है उसका भी अध्ययन मध्यकालीन भारत में, और जो पूरी दिल्ली सल्तनत है उसका अध्ययन भी मध्यकालीन भारत में हम करेंगे। तो ये ध्यान में रखना कि 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे। यह हुआ हमारा मध्यकालीन भारत। अब बात करते हैं हम आधुनिक भारत की। तो स्पष्ट है कि आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से लेकर जो हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस 1947 तक हम 1707 से 1947 तक जो इतिहास का अध्ययन है वो करेंगे आधुनिक भारत में। तो यह ध्यान में होना चाहिए कि 1707 ईस्वी से 1947 तक का अध्ययन किसमें करेंगे? आधुनिक भारत में। इसी में जो ये आधुनिक भारत है इसी में हम देखेंगे हमारे जो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए उनका अध्ययन इसमें करेंगे, ब्रिटिश शासन का अध्ययन इसमें करेंगे, मौर्योत्तर काल का अध्ययन है वो भी इसी में करेंगे, और जो मराठा साम्राज्य है उसका भी अध्ययन हम
आधुनिक भारत में करेंगे। तो यहाँ अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसलिए ये हमारे एक जो इतिहास पढ़ने से पहले ना सबके मन में एक रूपरेखा चलनी चाहिए कि हमें किस इतिहास में क्या पढ़ना है, किस काल में क्या पढ़ना है। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।